फ्रॉम यूनिकनेस टू कॉमनैलिटी या कॉमनैलिटी टू यूनिकनेस ऑन रीइंकार्नेशन, इसके ऊपर आज चर्चा होगी। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न उठाया कि रीइंकार्नेशन के ऊपर आप बात करिए। ऑल मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पर आज थोड़ा सा ना इसको एक अलग डिफरेंट एंगल से डिस्कवर करके मैं लाया हूँ, और वो एंगल है फ्रॉम यूनिकनेस टू कॉमनैलिटी। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर मैं आज विशेष रूप से चर्चा करूँगा। जो लोग रीइंकार्नेशन से इंटरेस्टेड हैं, और संदीप भाई जो हमारे हैं, जिनका भी मैंने रिसेंटली नया जो वीडियो देखा उसके एंड में उन्होंने काफ़ी बातें करी, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप लोग जो भी सुनते हो, किसी को भी सुनते हो, हर कोई अलग कुछ बात करता है। वो अलग बात करते हैं, वो अलग बात करते हैं, वो अलग बात करते हैं। तो आप जिसको अंदर से अटैच्ड हो, जिनकी बातें आपको रिलेटेबल लगती हैं, कनेक्शन फील होता है, आप उनको कहते हो नहीं ये गुरु सही है, और बाकी गुरुओं से आप लड़ने लग जाते हो। पर ये सही तरीका नहीं है सत्य तक पहुंचने का। ऐसा करके आप गुरु के चेले तो बन जाओगे, गुरु के अटैच्ड, गुरु से अटैच्ड हो, गुरु भी आपसे अटैच हो जाएगा। पर ये तरीका, अगर सत्य तक आपको पहुंचना है तो ये तरीका नहीं। सत्य तक पहुंचने के लिए दो चीज़ें समझना पहले बहुत ज़रूरी है, तीन चीज़ें इनफैक्ट। इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला रूल होता है, ये पतंजलि योग सूत्र जब स्टार्ट हो रहा था, और इसको मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा जब तक आपकी मोटी बुद्धि में ये नहीं घुसता। जब कोई बात करता है तो उसको हम बोलते हैं आगम प्रमाण। प्रमाण के तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। सबसे तीसरा प्रमाण जो होता है वो आगम प्रमाण होता है। आगम प्रमाण मतलब जैसे कोई बात हो रही है, कोई जैसे मैं अभी जैसे पॉडकास्ट है, ये भी आगम प्रमाण ही है। किसी ने बोला, संदीप ने बोला, आचार्य ने बोला, सदगुरु ने बोला, ये सब आगम प्रमाण है। उपनिषद ने बोला, ये सब आगम प्रमाण है। दूसरा जो लेयर होती है वो है अनुमान प्रमाण। ये एक ऐसा प्रमाण है जब कोई चीज़, हम किसी चीज़ तक नहीं पहुंच सकते फिजिकली, और या किसी चीज़ को हम देख नहीं सकते सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियों के द्वारा, तब हम अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं। अनुमान प्रमाण मतलब जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल की बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ब्लैक होल में टनल है, ब्लैक होल में सेंटर ऑफ द मास नहीं है, ब्लैक होल के अंदर ये है, ब्लैक होल के अंदर वो है। कई साइंटिस्ट आए, सबने ये बोला है ब्लैक होल डिकंस्ट्रक्ट करता है, ब्लैक होल ग्रॉस को सटल में परिवर्तित करता है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल आउट ऑफ रीच है। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई चीज़ हमारे सेंसेस में नहीं होती, जैसे बहुत साल पहले हमारे सेंसेस में ये था कि सबसे जो छोटा कण है 19वीं सेंचुरी तक, उसको एटम को बोला गया। तो बाकी लोग एटम को जब बोलने की बात होती तो लोग कहते थे नहीं, इससे छोटा कोई कण नहीं है। फिर उसके बाद जब डिस्कवर हुआ तो पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 21वीं शताब्दी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बोला गया। अब कह रहे हैं कि और भी एक फर्दर लेयर है नीचे उसके। ठीक है, तो जब कोई चीज़ हमारे रीच में नहीं होती है, या फिर हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते पांचों इंद्रियों के द्वारा, तब हम अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं। और एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको तब उपयोग करना पड़ता है जब कोई चीज़ इंद्रियों के द्वारा और मन की आंखों के द्वारा देखी जाए। इंद्रियों की आंखों के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा देखने का उदाहरण यह है कि जैसे आप हवा को फील कर पा रहे हो, ये इंद्रियों से देखना हो गया। मन की आंखें यानी जो अंतर्दृष्टि है, यानी माइंड को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है दो विचारों के बीच में आकाश है, स्पेस है। ये मन की इंद्रियां होती हैं, यानी मन की जो, यहाँ पे इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मन की भी एक आंख होती है जिसको हम इंटरनल डेटा कह सकते हैं। माइंड के अंदर ही माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है। एक माइंड का पार्ट दूसरे माइंड के पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो सरासर सत्य होता है कि दो विचारों के बीच में गैप है। मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है,
मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेडिटेशन में मुझे कलर्स दिखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अंतर्दृष्टि से देखी जा रही है, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। और जो इंद्रियों से देखा जा रहा है उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला है आगम प्रमाण जो है थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा है अनुमान प्रमाण यानी वो चीज़ जो हमारे आउट ऑफ रीच है हमसे, और तीसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब आपको मैं एक ऐसा एजेंडा देने वाला हूं, एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिससे आप किसी भी गुरु को आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी किताब को आसानी से समझ सकते हैं। जब आपको कोई कुछ बोलता है तो इन 3 प्रमाण में से एक प्रमाण को उपयोग करना होता है। अब अगर रीइंकार्नेशन की बात हो रही है तो हम अनुमान प्रमाण का उपयोग करेंगे, क्योंकि अनुमान प्रमाण का उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज आउट ऑफ रीच है। तो रीइंकार्नेशन में पहली चीज तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता कि आप मर जाओ और फिर देखो कि आप जन्म कहां ले रहे हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं हो सकता। आगम प्रमाण की थ्योरीज तो बहुत सारा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारी थ्योरीज है। तो आगम प्रमाण तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, आगम पकड़ना है और अनुमान पकड़ना है। अब हमको रीइंकार्नेशन को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो अनुमान प्रमाण से करना है, अनुमान लगाना है कि कनेक्टिंग द डॉट्स करना है। ठीक है, और अनुमान कहाँ से लगाना है? पहले अनुमान लगाने से पहले आपको आगम पकड़ना है, आगम पढ़ना है, यानी जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है रीइंकार्नेशन के ऊपर पहले उसको पढ़ लेना है, उसके बाद फिर अपना उसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं। जो भी हमने प्रत्यक्ष कर रखा है उस प्रमाण के अनुसार हम इसको अब देखेंगे कि रीइंकार्नेशन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि एक है भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। जो वास्तविक जगत है यानी जो आध्यात्मिक जगत है उसकी कुछ क्वालिटीज उपनिषद में आपको बताई जा चुकी हैं कि वो 2 नहीं है। भौतिक में हर चीज 2 है, 2 क्या बहुत सारी हैं। अद्वैत बोला गया है और इधर द्वैत बोला गया है, मोनोइज्म बोला गया है, इधर डुअलिज्म बोला गया। ठीक है, वो अचल है, चलता नहीं है, एक ही जगह रुका रहता है। यहाँ पे हर चीज़ चल रही है, भौतिक में हर चीज़ चल रही है। अगर आप किसी प्लैनेट को देखोगे तो वो मूव कर रहा है, अगर आप किसी को कुछ समझोगे तो वो मूव कर रहा है, देखोगे। अगर आप हर चीज़ मतलब आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, प्लैनेट को हर चीज़ हमेशा एक्टिव रहता है, तो रिवोल्यूशन, रोटेशन, सूरज चक्कर लगा रहा, हर जगह होता रहता है, मतलब सब कुछ मूव होता रहता है। और अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर मतलब आप सोचोगे ना अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो मूव नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसके अंदर अगर आप जूम करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें मूव होता रहता है, और प्रोटॉन भी है तो हल्का हल्का अंदर रोटेट होता रहता है। तो किसी भी एटम में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थिर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मूव होता रहता है। ये वो डिनोट करता है कि भाई जो शक्ति है यानी जो भौतिक जगत है उसमें एक्टिविटी अप्लाइड ही अप्लाइड है, एक्टिविटी के बिना नॉन एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे अचल चीज़ें नहीं हो। पर अगर आध्यात्मिक जगत में देखें तो आध्यात्मिक जगत में अचल है, चलता नहीं है कुछ। अब मनुष्य क्या है कि अचल और चल में फंसा हुआ है, उसका मन, शरीर और ऊर्जा कहती है चलो और उसकी आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, वो कहता है वो अचल है। तो प्रॉब्लम क्या है कि शरीर के टेंडेंसीज के हिसाब से आपको कर्म करते ही रहना पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ पे एक सात्विक कर्म कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। अभी मैं जाके पॉर्न भी देख सकता था, वो तामसिक कर्म हो जाएगा। और अगर मैं अपना बिजनेस ग्रो करने में सोच लगाऊँ अपनी, तो वो राजसिक कर्म हो जाएगा। या अगर मैं म्यूज़िक बनाऊँ, कोई प्रोडक्शन करूँ, कुछ संगीत बनाऊँ, तो राजसिक कर्म हो जाएगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप कर्म योग पढ़ते हैं भगवत गीता में तो एक श्लोक आता है, प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है।
अतः कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए बगैर एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, पर ब्रह्म तो कर्म में नहीं है। तो चक्कर क्या है कि इंसान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो रुकना चाहता है क्योंकि वो खुद ब्रह्म है, लेकिन उसकी शरीर, ऊर्जा और मन उसको भगाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे लॉ से प्रभावित है, दूसरे कानूनों से प्रभावित है, और जो ब्रह्म है वो उसके दूसरे कानून है। तो ये दो कानून आपस में कोलाइड हो चुके हैं। अब जानवरों में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जानवरों में ब्रह्म है तो, पर भौतिक जो है वो 100% है उसमें। लेकिन यहां पे क्योंकि कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, ब्रह्म काफी इवॉल्व हो चुका है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफी इवॉल्व हो चुका है, तो वो रुकना चाहता है। उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, मनुष्य में एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो रुकना चाहता है। जानवर ये नहीं कहते हमें रुकना है। तभी तो ये क्वेश्चन उठता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। जानवर नहीं कहता हमें रुकना है, जानवर के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है, ये उसके अंदर वासना नहीं होती है। पर मनुष्य जो है वो रुकना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, ब्रह्म रुकना चाहता है, वो ब्रह्म में रहना चाहता है, वो इनफाइनाइट होना चाहता है। आप देखो आसपास लोग इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जितना जानते हैं उसमें इनफाइनाइट करना चाहते हैं। कोई अगर लड़कियों तक जानता है तो उसको अलग अलग प्रकार के जिस्म चाहिए, बहुत सारे वैरायटी में। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको पूरी दुनिया में ग्लोबल बिजनेस लेके जाना है, और उसके बाद फिर नया बिजनेस करना है और बिजनेस, तो उसको हर जगह उसको इनफाइनाइटली एक्सपैंड होना है। तो जो जिस स्तर पे है, कोई अगर पशु के स्तर पे, कोई तामसिक स्तर पे है, तो तमस को इनफाइनाइट करना चाहता है, यानी लड़कियों को, असंग लड़कियों के साथ संभोग करना चाहता है, असंग दारू पीना चाहता है, असंग नशे करना चाहता है, अनगिनत नशे करना चाहता है, अनेक। कोई अगर रजस पे है, रजस के स्तर पे ज्यादा जीत रहा है, तो वो हर जगह राज करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में राज करना चाहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना चाहता है, तो वो रजस पे राज कर रहा है। मेरी फिल्म चल रही है, हर एक फिल्म 1000 करोड़ कर रही है, अब 2000 करनी चाहिए। अभी जवान आ गई, पठान आ गई, अब डंकी आई, अब शाहरुख खान सोच रहे हैं अगली पूरे 3000 करोड़ करनी, फिर उसके बाद 5000 करोड़। तो वो इनफाइनाइटली अपने आप को कहीं ना कहीं से एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पे है उसी स्तर को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहां तक समझ में आया? तो एक ब्रह्म की क्वालिटी क्या है? ब्रह्म इनफाइनाइट होता है, ब्रह्म जो है वो इनफाइनाइट है। तो हम एक्चुअली में इनफाइनाइट ही होना चाहते हैं, बिकॉज हम ब्रह्म की तरह एक्ट करना चाहते हैं, पर शरीर, मन और ऊर्जा हमें ब्रह्म की तरह एक्ट नहीं करने दे रही है। हम एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। ये पॉडकास्ट अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है। अगर आपके आसपास कुछ समझदार लोग हैं जो ये चीज़ समझना चाहते हैं तो उनको भेजें, घोचुओं को मत भेजेंगे, उनको ये भेजेंगे कि ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। और जब मैं बोलता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर पॉडकास्ट में नहीं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम क्या है, अगर आप ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हम इनफाइनाइटली एक्सपैंड होना चाहते हैं। आपका दोस्त है, उसको अनेक लड़कियां चाहिए, आज 1 लाख है तो कल 10 लाख रुपए चाहिए। तो जो जिस स्तर पे है, जो जिस लेवल पे है, उस लेवल को इनफाइनाइटली मल्टीप्लाई करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है। तो आप कहोगे कि ब्रह्म है, तो अगर वो ये समझ ले कि वो ऑलरेडी इनफाइनाइट है तो वो तो रुक जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहता ना। सिंपल का कॉन्सेप्ट, आपको सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप ब्रह्म की तरह बिहेव करना चाहते हो, फंसे हुए हो आप भौतिक जगत में। भौतिक के कानून आपके ऊपर अप्लाइड है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भौतिक के क्या कानून है? वैसे तो बहुत कानून है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। डुअलिटी, 2 चीजें मिलेंगी यहां पे आपको। पहला कानून, दूसरा कानून, एक्टिविटी होती रहती है। तीसरा कानून क्या है? वासना।
ब्रह्म में कोई वासना नहीं है, ब्रह्म एक्टिविटी नहीं है, ब्रह्म में कोई अचल है। और ब्रह्म जो है उसमें डुअलिटी नहीं है, वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है। फिर से मैं बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। आप ब्रह्म की तरह बनना चाहते हो क्योंकि आप इतना इवॉल्व हो चुके हो अब कि ब्रह्म की क्वालिटी आपके ऊपर हावी हो रही है। आपका इंस्ट्रूमेंट इतनी बुरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि अब ब्रह्म एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। ब्रह्म सब में है, लेकिन वहां पे टाइगर के लेवल पे, लेपर्ड के लेवल पे, चीता के लेवल पे, कीड़े मकोड़ों के लेवल पे, पशु पक्षियों के स्तर पे वो इंस्ट्रूमेंट इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि ब्रह्म की क्वालिटी उसके ऊपर आने लगे। इस वजह से वो भौतिक की क्वालिटी में खुश है। लेकिन जब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाता है तो ब्रह्म की क्वालिटी उसके ऊपर हावी होने लगती है। इस वजह से सफरिंग क्रिएट हो रही है। कभी इंसान को सफरिंग होती है, जानवर को सफरिंग नहीं होती। सफरिंग क्यों हो रही है पता है? इंसान ब्रह्म बनना चाहता है। मनुष्य का शरीर जो है, जो अंदर टेंडेंसीज हैं, वो ब्रह्म की तरह एक्ट करना चाह रही हैं। पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ऊर्जा, मन और शरीर में आप फंसे हुए हो। देह, मन और एक ऊर्जा में। ये तीन भौतिक के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं और इनके कानून बिल्कुल अलग हैं। ब्रह्म के कानून अलग हैं। नियम कानून, रूल एंड रेगुलेशन ब्रह्म के अलग हैं और इसके अलग हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वेबिनार करूं तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम इसके ऊपर एक जरूर वेबिनार करेंगे। तो अब दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस। ये एक क्वालिटी है भौतिक जगत की, एक गुण है भौतिक जगत का। और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनैलिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिकनेस। ये गुण है ब्रह्म का। अभी तक आप जानवर योनि में थे, मतलब हम सब बंदर हैं ना, बंदर थे, तो हमारे ऊपर सफरिंग नहीं थी क्योंकि हम ब्रह्म नहीं बनना चाहते थे। हम भौतिक में खुश थे। एक हाथी है, एक कोई है, वो खुश है, अपना पशु पक्षी वो खुश है, खाना पीना खा रहा, अपना बैठा, बच्चे बच्चे पैदा, अपना खुश है, वो अपना चल रहा। लेकिन इंसान को प्रॉब्लम, मनुष्य को प्रॉब्लम, मनुष्य के साथ समस्या है, बहुत बड़ी दुविधा है। इसका समाधान यही है कि आपको पहले तो यही समझना पड़ेगा कि चक्कर क्या चल रहा है। चक्कर यह है कि आप ब्रह्म बनना चाहते हो, आप ब्रह्म के कानूनों में जीना चाहते हो। आपको एक्टिविटी नहीं करनी, सुनना ध्यान से। आपको डुअलिटी में नहीं जाना है, आपको सिंगुलैरिटी में रहना है। सिंगुलैरिटी में, डुअलिटी में नहीं, सिंगुलैरिटी, मोनोइज्म चाहिए आपको। आपको ना यूनिकनेस नहीं चाहिए, आपको साधारणता चाहिए। ठीक है? तो जो लोग ब्रह्म में जीना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से साधारण बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अप्लाइड है। तो मोटा मोटा समझने की ये जरूरत है कि दो प्रकार के डायमेंशन की बात कर रहा हूं। एक जो डायमेंशन है वो है भौतिक का, और एक है जो भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। दोनों ही इंटीग्रेटेड है। जैसे दाल में चावल मिला देते ना, दोनों इंटीग्रेटेड है। ये मत सोचना अलग अलग है, वो अभी मैं समझने के लिए सिर्फ अलग अलग कर रहे हैं। दाल में से चावल अलग कर दिया, चावल को अलग समझ रहे हैं, दाल को अलग समझ रहे हैं। ठीक है? हम अभी दाल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम चावल की बात कर रहे हैं। चावल मतलब क्या? भौतिक जगत, और दाल जो है वो है आध्यात्मिक जगत। ठीक है? क्लियर हो रहा है? बहुत ईजी कर रहा हूं। ठीक है? अगर मूड बुद्धि के हो तो नहीं समझोगे, फिर छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिकनेस। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, एक बीज जो है
एक जो बीज है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब वो भौतिक जगत में परिवर्तित हो जाता है, वो प्रॉब्लम। अब भौतिक जगत में रहना है, यानी भौतिक जगत के वस्तुओं को अगर आप उपयोग कर रहे हो, यानी शरीर को, मन को, ऊर्जा को आप उपयोग कर रहे हो, तो आप बाउंडेड हो। जैसे कि आप इंडिया में हो तो यहां पे कानून है कि समलैंगिकता को अभी अलाउ नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, या चलो ठीक है गांजा लीगल नहीं है, तो अब आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि मुझे गांजा पीना है ना। गांजा लीगल नहीं है का मतलब लीगल नहीं है, लेकिन अमेरिका में गांजा लीगल है, तो अगर आप वहां जाओगे तो गांजा आपको पीने की अनुमति है। तो वैसे ही जब आप भौतिक जगत में हो तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ एक्टिविटी आपके ऊपर अप्लाइड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ डुअलिटी आपके ऊपर अप्लाइड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड लॉ ऑफ यूनिकनेस आपके ऊपर अप्लाइड है, आप यूनिक हो। तो ये 3 लॉ जो हैं वो डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स अप्लाइड है। आप ये नहीं कह सकते मेरी आवाज़ सलमान खान की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आवाज़ आपकी आवाज़। आप ये नहीं कह सकते मेरी आवाज़ महात्मा गांधी की तरह आने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ है, यूनिक आवाज़ है। क्लियर हो रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टेक क्या हुआ, सबसे बड़ा ब्लंडर संदीप माहेश्वरी के साथ क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब ही इज ऑलमोस्ट 43 ईयर्स ओल्ड। 43 साल के जीवन में उनका सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या है? कोई और दूसरा कोई ब्लंडर नहीं है। बिजनेस डूब रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। स्टूडियो बंद हो गया, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। वो कोई ब्लंडर नहीं है, वो चलिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या है? कि आपने ये कह दिया कि कॉन्शियसनेस अलग सेपरेटली है, बिल्कुल सही है, और आपने कह दिया शरीर अलग सेपरेट है। आपने ये कह दिया, मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि ब्रह्म है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि शरीर है, और बीच में अगर आपसे कहते हैं कि कुछ और भी है तो आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप उसको सिर्फ कुछ, अगर आप अनपढ़ गवार भी हैं, आपने कोई स्पिरिचुअलिटी की स्टडी नहीं करी है, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती है। यानी ब्रह्म से भौतिक बना तो बीच में लेयर भी होगी, ऐसा नहीं कि लेयर नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखें, इस जगत का नियम देखें, अगर आप देखें जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो धीरे धीरे सर संभालता है, फिर बैठता है, फिर हल्का सा सपोर्ट के साथ बैठता है, फिर सपोर्ट हटाता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर ग्रेजुअली एक एक स्टेप खुलते हैं उसके, एक एक स्टेप, एक एक लेवल खुलते हैं। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चा मरा। अरे बीच में बहुत कुछ भी हुआ होगा और भी, है ना। तो देन देयर इज, आप अगर देखो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैं अपना कोई बिलीफ थोप रहा हूं, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप ध्यान से, अगर एकदम ध्यान से अगर समझोगे तो आप कहोगे कि संदीप माहेश्वरी क्या कह रहे हैं कि एक है शरीर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस या लॉ ऑफ यूनिकनेस, अलग अलग शरीर है, और एक है ब्रह्म जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि बीच में कुछ है ही नहीं। मतलब क्या कि एकदम से ब्रह्म, एक ब्रह्म है और एक प्लैनेट है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्म से पहले, एकदम से ब्रह्म से प्लैनेट नहीं निकलता है, पहले टाइम एंड स्पेस आएगा, फिर उसमें छोटे छोटे कण बनना स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे उन कणों में ग्रेविटी आएगी या जो भी है कॉन्सेप्ट आएगा, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी आएगी, फिर धीरे ऐसे ग्रेजुअली फिर एक टाइम आएगा जहां पे अर्थ आएगी, प्लैनेट आएगा। ये क्या कह रहे हैं कि एक प्लैनेट है, यानी प्लैनेट अर्थ या कोई भी और प्लैनेट, और एक है सिंगुलैरिटी जिससे पूरा जगत निकला है,
बीच में कुछ है ही नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब है संदीप माहेश्वरी का कि एक है ओरिजिन और एक है मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन किसकी? एक बहुत बड़े स्थूल ग्रह की। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? बीच में डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का कोई रोल नहीं है इनके अंदर। स्पेस एंड टाइम कोई बात नहीं करी। कैसे हो सकता है ये? अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेयरिंग। भौतिक जगत का एक कानून है, लॉ ऑफ लेयरिंग। देखिए, दो महाकानून होते हैं। एक है महाकानून जो है ब्रह्म का, वो अचल है, चलेगा नहीं, वो शून्य है, ठीक है, वो नॉन यूनिक है, उसमें डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर नहीं दिखता है आपको। एक ये है। और भी ब्रह्म के गुण हैं। और एक जो महाकानून है वो है भौतिक जगत का। तो मेरा जो रुझान होता है भौतिक जगत को पढ़ने में भी है, क्योंकि ब्रह्म के कानून जो है वो गिने चुने हैं, लेकिन भौतिक जगत जो है उसके बहुत सारे कानून हो सकते हैं। कुछ ऑलमोस्ट 15 से 25 के बीच में मेजर कानून है। 11 कानून अगर आप देखेंगे तो मेजर होंगे वैसे तो, लेकिन अभी तक जहां मैं देख के आ रहा हूं, एक पैटर्न्स जो देख रहा हूं यूनिवर्स में, एक पैटर्न रिपीट होता है। स्पेशली जो लॉ ऑफ डुअलिटी है, लॉ ऑफ एक्टिविटी है, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट है, हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे आप किसी एटम को देखेंगे तो उसका एक सेंटर पॉइंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे, सेल को देखेंगे, तो उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। तो लॉ ऑफ न्यूक्लियस या लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट हर चीज़ का, हर चीज़ का एक लॉ ऑफ एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे अर्थ है, उसका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ चेंज, यानी हर चीज़ यहाँ बदलती रहती है, जिसको हम लॉ ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। हर चीज़ यहाँ बदलाव होता रहता है। फिर है लॉ ऑफ बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। एक और लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेयर। अब जब एक लेयर आती है, पहली लेयर आती है, तो उसका फंक्शन कुछ और होता है। फिर दूसरी लेयर आती है, उसका फंक्शन कुछ और होता है। तीसरी लेयर आती है, उसका फंक्शन कुछ और होता है। चौथी लेयर आती है, फंक्शन। ऐसे करते करते बहुत सारी अनेकों लेयर होती हैं और वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है और ऑर्गेनिज्म है। संदीप माहेश्वरी क्या कह रहे हैं कि यूनिकनेस है, सॉरी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी ब्रह्म है, और मैनिफेस्टेशन है, जो पूरे जो एंड रिजल्ट है वो है। अरे कैसे हो सकता है ये? आप खुद सोचो ना, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका ओरिजिन हो और एंड रिजल्ट हो, बीच में कुछ ना हो? ऐसा कभी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। आप देख लो ना भाई, आप आज एसी में बैठे हुए हो, ये एसी एकदम से आ गई, इसका कोई एवोल्यूशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एसी का, कि कब चालू हुआ, कौन सा पहला एसी कौन सा था, फिर कैसे ऐसे। अब जैसे टेस्ला है, कार है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो एकदम से कैसे, एकदम पहिए से चालू हुआ था ना भाई। ओरिजिन क्या हुआ? एक आदमी ने पहिया डिस्कवर किया, व्हील की डिस्कवरी हुई, उसके बाद उसके ऊपर व्हीकल्स आने लगे, साइकिल आई, फिर ये आया, फिर वो आया, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर मोटर कार्स आई, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि पहिया है और उसके बाद ट्रेन है या कार है, आखिरी जो एंड रिजल्ट या आगे जो भी आने वाला है वो है। कैसे हो सकता है ऐसे? कैसे ब्रह्म से सीधा शरीर बन सकता है? मतलब अगर आपको गोली मार दे तो ब्रह्म बचेगा? कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? इज इट पॉसिबल? अगर आपको अभी मैं गोली मार दूं, अपने आप को गोली मार दूं, तो केवल ब्रह्म बचेगा। जो बचेगा वो कॉमन कॉन्शियसनेस बचेगी केवल। अरे रैप्ड अप लेयर्स भी तो होंगी, कुछ नहीं होंगी? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ऑब्जर्व करो ना, आप कैसे कह सकते हो ये? कुछ तो होगा ना बीच में। अब ये जितना भी हम कर रहे हैं अनुमान प्रमाण है, ठीक है, हम अनुमान लगा रहे हैं।
इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अभी तक जितना भी हम जिस भी अंग से जा रहे हैं वो अंग है अनुमान प्रमाण। अब हम आगम प्रमाण को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिसमें से 2 साइंटिस्ट बड़े पैरासाइकोलॉजी डिस्कवर हुई, जिसमें जिम टकर हैं, आयन स्टीवेंसन हैं। आयन स्टीवेंसन के साथ क्या हुआ कि आयन स्टीवेंसन एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे। तो बैठे हुए थे और धीरे धीरे इनके पास केसेस आने लगे कि मेरा बच्चा जो है वो 2-3 साल का है, 4 साल का है, और वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ था और वहाँ की दीवारें ऐसी हैं, कलर ऐसा है दीवार का, वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी, वो मेरी मम्मी थी, उसका एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम ये था। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स आने लगी साइकेट्रिक। पैरासाइकोलॉजी में आयन स्टीवेंसन का शुरू से रोल रहा है। और एक बार याद रखिए, एक रूल होता है, समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। आप संदीप महेश्वरी से पूछोगे ना पैरासाइकोलॉजी, तो पता है क्या बोलेंगे संदीप महेश्वरी? पैरासाइकोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती। अरे शाखा है, एक साइंस की शाखा है वो भैया। आप कैसे कह सकते हो पैरासाइकोलॉजी नहीं होती है? वो नहीं होती, कैसे कह दिया आपने? हाउ कैन समथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग? कोई भी चीज कुछ नहीं से कैसे आ सकती है? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हुई होंगी जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी शाखा, पूरी की पूरी ब्रांच मैनिफेस्ट हुई, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी। जहां पे ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ये सब उसी में आता है। आप सर्च करिए कभी, पैरासाइकोलॉजी के बहुत सारी शाखाएं हैं, साइकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसमें से एक शाखाएं है पैरासाइकोलॉजी। इनसे जाके जब पूछोगे तो पता क्या कहते हैं? पैरासाइकोलॉजी नहीं होता। बहुत बढ़िया। इनसे पूछो भूत होता है? नहीं होता। इनसे पूछो रीइंकार्नेशन नहीं होता? नहीं होता। इनसे पूछो, कहेंगे ब्रह्म है और शरीर है। अरे भैया, व्हील है और कार है, बीच में कुछ है ही नहीं। व्हील है और कार है, व्हील है और कार है, बीच में कुछ है ही नहीं। लेयर होगी कोई बीच में? नहीं, कुछ नहीं है। ब्रह्म है और उनकी बात सही है, ब्रह्म है और शरीर है, पर बीच में भी तो कुछ है। आप जो ये कह रहे हो कुछ नहीं होता, बीच में तो कुछ होगा। कैसे होगा? अब इतने लोग, अब आगम प्रमाण में चलते हैं ना, तो आगम प्रमाण में आयन स्टीवेंसन के साथ ये केसेस आने लगे। तो वो आयन स्टीवेंसन गए, कहा कि चलो ठीक है, हम नहीं मानेंगे। जितने भी बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही थी, सबका जा के देखा तो पता चला उसी कलर की दीवार थी, वही बुढ़िया का नाम वही था, 200 साल पहले बुढ़िया रहती थी एक। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, आप देख सकते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स पर रीइंकार्नेशन टाइप करेंगे सर्च बार पे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। जिम टकर, उनके जो अभी स्टूडेंट है करंट, वो फॉलो कर रहे हैं। आयन स्टीवेंसन मर चुके हैं। अच्छा, एक इनकी बुक भी आई है आयन स्टीवेंसन की, जिसका नाम है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वगैरह आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा फ्री में। अगर आप कभी पढ़े तो समझे। मोटा मोटा ये समझने की जरूरत है कि इंडिया में भी वो आ चुके हैं। कंप्लेंट्स आती थी कि भाई ये ऐसा, ये जानता, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं वहाँ पैदा हुआ, मैंने देखा, मेरे घर वाले ये थे, पुराना चाचा का नाम ये था, मम्मी का नाम थे। अरे कैसे बदल, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये सब चीज़ें हो रही, कैसे बदल गया? तो बड़ा खतरनाक मामला था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते। इन्वेस्टिगेट किया तो सब कुछ सही निकला, और आज तक सब कुछ सही निकला है। उन्होंने कम से कम मतलब 300 से ज़्यादा केसेस हैं, 3000 से ज़्यादा केसेस हैं, ऐसा कुछ पता है, कुछ नंबर याद नहीं मेरे को, जहाँ पे उन्होंने बार बार जाके इन्वेस्टिगेट किया। लोग जो कह रहे हैं उसको देखते हैं जाके, वहाँ कुछ है भी कि नहीं है। कि कुत्ते का नाम ये था, तो पता चला 200 साल पहले एक बुढ़िया रहती थी, उसका कुत्ते का नाम ये था, सच में कुत्ते का नाम वही था। फिर एक केस था आर्मी में, एक आदमी World War II में लड़ रहा था, ऊपर से उसको हवा में उड़ रहा था, वो उसको मार के नीचे गिरा दिया। तो वो पैदा हुआ जब ऑलमोस्ट 70-80 साल बाद या 60-50 साल बाद दोबारा पैदा हुआ, तो उसको याद आया कि मैं बोलता था मैं आर्मी में यहाँ था, मुझे मार के गिरा दिया नीचे, मैं World War II लड़ चुका हूँ, मेरा नाम ये था। पता चला वहाँ पे जब जाके सर्च किया तो हाँ, एक ऐसा कोई आर्मी सोल्जर था, ऐसे ही मरा था जैसे बताया है।
ऐसे हवा में मैं बातें नहीं करता हूँ। आप जाके ये सारी चीज़ें, सारी नेटफ्लिक्स पे आप डॉक्यूमेंट्री पहले तो वो देखें, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, जितना लॉजिक क्लियर हो रहा है वो मैं आपको भी बता दूंगा। इसको कनेक्ट करेंगे हम आयुर्वेद से। योग में इसको बोला गया है, इसके बारे में क्या बात हुई उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे ये आगम थ्योरी में चल रहे हैं। अब आगम में एक और शाखा खोलते हैं। वो शाखा ये थी कि एक बार मेरी एक लड़की से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, और वो आयुर्वेद की स्टूडेंट थी। तो मैंने उससे कुछ बोला कि मेरे शरीर में पित्त प्रकृति है, ये वो ऐसा कुछ बता रहे। तो उस वक्त मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोशास पढ़ रहा था, कोश। तो मैंने कहा ये बताओ, ये कुछ कोश वोश जानती हो क्या? कोश वगैरह भी होता है कुछ, कोशा भी होती है? बोल रही हाँ, आयुर्वेदा में बताया जाता है कि मनुष्य की 5 लेयर होती है। मैंने कहा कौन सी लेयर है? तो बोलती ये लेयर है, गूगल पे जाके पढ़ लो। आप भी जाके पढ़ सकते हो, जो मेरे को अभी लिसनर सुनना है मेरे को। सबसे पहले लेयर होती है आनंदमय कोश, है ना। इन सब के ऊपर मैं प्रश्न ऑलरेडी उठा चुका था अपने एक यूट्यूब वीडियो में। दूसरी होती है मनोमय कोश। इन सब कुछ 5 कोशास होती हैं। ऐसे अंदर फर्दर आप डिवाइड करोगे तो 16-17 कोशास होती हैं। ये आयुर्वेद में स्पष्ट से, जब आप आयुर्वेद पढ़ने आओगे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में ही आपको ये पढ़ाया जाएगा, कोशास। अब आप वहाँ पे लड़ाई कर सकते हो। अगर आप हो कह दो नहीं हमारे संदीप महेश्वरी ने बोला था, हम नहीं मानेंगे, हम आपकी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो चले जाओ भाई, मत पढ़ो आयुर्वेद। आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और भी जगह लिखा हुआ है, बट आयुर्वेद में लिखा। इसको उसमें भी जो उपनिषद पढ़ाया था, कथा उपनिषद है, और ये कौन सी एक उपनिषद थी, उस उपनिषद में भी लिखा हुआ है। हाँ, ये ईशा वाक्य उपनिषद ऐसे करके कोई उपनिषद थी, उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो 5 कोशा का वर्णन किया गया है कि 5 कोशाएं होती शरीर में। अब क्या होता है, अब आगम थ्योरी है वो मैं बता रहा हूँ, फिर हम अपना इसमें अनुमान प्रमाण लगाएंगे। अभी मैं आगम प्रमाण बताता हूँ। आगम प्रमाण के अनुसार जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज अभी आ रखी हैं, वन ऑन वन हम एक बार इसको देखते हैं। आगम थ्योरी, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आयन स्टीवेंसन और वो सब। अब दूसरी जो एंगल है उसको देखते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि पहली जो होती है वो है अन्नमय कोश, यानी अन्न से जो बनती है, यानी शरीर। दूसरा है मनोमय कोश, प्याज के छिलकों की तरह ही, प्याज के छिलके समझते रहिए। और तीसरी है जो है प्राणमय कोश, ठीक है। तो अब मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है, अन्नमय कोश जो होती है वह अन्न, यानी जो फूड बॉडी है। इसको सदगुरु ने भी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। दूसरी जो बॉडी है वो है मन, मानसिक शरीर, यानी जहां विचार होते हैं, मेमोरीज होती हैं, इमोशंस होते हैं, भाव होता है, वो सब मन है। अब ये सब आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में है। तीसरी होती है एनर्जी बॉडी, प्राणमय शरीर, प्राण, इसमें प्राण बोलते, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। चौथी जो होती है विज्ञानमय कोश, यानी अभी तक जो कुछ भी हो रखा है प्राण शरीर में वो रिकॉर्डेड है विज्ञान शरीर में। अब क्या हो रखा है उसको हम देखेंगे आगे चल के। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो कहती है आनंदमय कोश। ये 5 कोश होती हैं। फिर आती है ब्रह्म, फिर आता है ब्रह्म। इन्होंने क्या कहा कि आनंद शरीर जो है वो नहीं है, विज्ञान शरीर नहीं होता है, प्राण शरीर नहीं होता है, मानसिक शरीर नहीं होता, मनोमय कोश नहीं होते, और सिर्फ अन्न शरीर होता है। तो इन्होंने क्या किया, संदीप महेश्वरी ने, कि कह दिया कि शरीर है और ब्रह्म है और बीच में लेयरेगा। अब एक बात, आप इतनी छोटी सी चीज आप कैसे, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा, कैसे ब्रह्म से सीधा शरीर बन जाएगा? आप मुझे ये बता दीजिए, कैसे बन जाएगा? कुछ ना कुछ तो उसमें वो होगी ना, लेयर्स होंगी ना बीच में। अब इसको आप सोच रहे होगे
अरे एवोल्यूशन से बना, पहले रैट आया फिर आया, ये सब है, मैमल्स आए फिर आए, उसी से तो बना, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन इसको एक और एंगल से देखना चाहिए, फिर समझने की कोशिश। देखिए, पहले तो आपको ये सिद्ध करना है देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकिज्म, यानी यूनिकनेस है, एंड देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिकिज्म, यानी नॉन यूनिकनेस। तो ये दो वर्ड्स होते हैं। पहले तो ये सिद्ध होना चाहिए आपको, अगर इसको समझना है तो। अगर ये सिद्ध नहीं है, आप ये कहोगे नहीं नहीं भौतिक जगत ही होता है और ब्रह्म जगत नहीं होता, आध्यात्मिक जगत नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आप वीडियो आपके लिए नहीं है, पॉडकास्ट आपके लिए नहीं। आप सुनिए, जब आप यूनिकनेस से ट्रैवल कर रहे हो नीचे की तरफ और जा रहे हो नॉन यूनिकनेस की तरफ, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे नॉन यूनिकनेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक वो पॉइंट नहीं आता है तब तक डिस्टेंस रहेगा कुछ ना कुछ। मतलब लेट्स से कि 100 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस करते हैं। आपने 1 किलोमीटर से चालू किया, 0 किलोमीटर से चालू किया, और 0 किलोमीटर पे है यूनिकनेस विच इज भौतिक जगत। आप जैसे सटल आते जाओगे, सटल आते जाओगे, सटल आते जाओगे, सटल आते जाओगे, आप द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ते जाओगे, यानी नॉन यूनिकनेस में तो बढ़ते जाओगे, जहां पे चीजें सिंगुलैरिटी में आएंगी। तो 100 किलोमीटर पे है क्या है? सिंगुलैरिटी यानी ब्रह्म। और जो ओरिजिन पॉइंट है वो है भौतिक जगत यानी यूनिक क्वालिटी। ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के 2 एंड हैं। अब जब आप ट्रैवल करोगे तो 10 किलोमीटर के बाद नॉन यूनिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूनिकनेस कम होती जाएगी और नॉन यूनिकनेस आती जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा हल्का जटिल है। थोड़ा सा अगर कोई समझदार इंसान होगा उसको समझ पकड़ में आ रहा है मेटाफोरिकली मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 0 से 100 की तरफ की यात्रा जो है उसमें बीच में किलोमीटर ही नहीं है, एक ही किलोमीटर है, 0 से 1। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि 0 नहीं है 1 नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच में कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना बीच में। अब शरीर में देखते हैं। शरीर में स्किन से चालू किया, फिर मसल आई, फिर बोन आई, फिर बोन के अंदर कुछ लेयर है वो आई। तो यहीं से सिद्ध हो गया कि लेयरिंग होती है। अब आगे आपको इनविजिबल, जहां पे दिख नहीं रहा है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि लेयर अप्लाइड है। भाई पहले स्किन होती है, ठीक है, मान लिया, हाँ ठीक है, भौतिक जगत है, स्किन है। पहले आपकी हो गई चमड़ी, फिर चमड़ी के अंदर हो गया आपका मसल हो गया। वैसे तो और भी लेयर होती है, क्यूटेनियस टिश्यू, सब क्यूटेनियस टिश्यू, पर मैं एनाटॉमी में नहीं जाऊंगा। मोटा मोटा जटिल आदमी के लिए या सरलता है समझने के लिए पहले तो हमें लॉ ऑफ लेयरिंग को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम लॉ ऑफ लेयरिंग को सिद्ध नहीं करेंगे, मतलब इस दुनिया में लेयर्स होती हैं प्याज की तरह, प्याज के छिलकों की तरह। तो पहला छिलका है खाल, चमड़ी, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपका मसल आएगी, मसल की लेयर आएगी, कुछ नंबर्स में होंगी वो, फिर बोन आएगी, फिर उसके बाद ये तो संदीप महेश्वरी कह रहे हैं बोन आने के बाद ब्रह्म आएगा, लेकिन बोन आने के बाद सीधा ब्रह्म, मतलब कोई इतनी मोटी चीज एकदम से पतली कैसी हो जाएगी? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई? पहले चमड़ी आई, फिर उसके बाद नीचे मसल आई, फिर बोन आए, तो यहां से सिद्ध हो गया कि भैया लेयर है। अगर आप बाकी के प्राणियों में देखो तो वहां भी ऐसे ही होता है। अगर आप किसी एनिमल को डाइसेक्ट करोगे वहां भी ऐसे होता है, लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जितना जटिल एनिमल होता है उतनी लेयर्स होती हैं, और जितना सरल एनिमल होता है या इंसेक्ट होता है उतनी ही कम लेयर होती है। चींटी में इतनी लेयर नहीं है, इतनी नहीं है। आप खाल काटोगे उसकी, फिर एक और आएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी चींटी। इंसान नहीं खत्म होगा, इंसान में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इंसान का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें सबसे ज्यादा लेयर्स होती हैं।
वही राइनोसोरस है, टाइगर है, उसमें थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इंसान में सबसे ज़्यादा होती है। बंदरों में होती है काफ़ी। तो जितना ज़्यादा लेयरें होंगी उतना ही इंटेलिजेंस यानी कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन उसके अंदर बढ़ता जाएगा। तो द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेयर्स। यानी जितनी ज़्यादा अधिक खाल होगी, अधिक कोशाएं होंगी, अधिक शीट्स होंगी, अधिक लेयर्स होंगी, उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म बिहेव करेगा। ठीक है। तो अब पहले तो ये समझना है कि खाल आई, चमड़ी आई, चमड़ी के अंदर 10 चमड़ियाँ आई, उसके बाद मसल के अंदर 10 मसलें आई, बोन के अंदर 10 प्रकार की लेयरें आई, फिर उसके बाद बोन मैरो आई। ऐसे करते करते अब ये क्या कह रहे हैं, बोन मैरो के बाद सीधा ब्रह्म आ जाएगा। अरे बाप रे बाप। अगर आप सिर्फ बोन का एक टुकड़ा उठा लो, एक बोन का टुकड़ा उठा लो, और उस बोन को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना, तो पहले तो आपको बैक्टीरिया दिखेंगे, ये पहली लेयर है। फिर आप और जूम करोगे, फिर आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, ये दूसरी लेयर है। फिर आप एक मॉलिक्यूल को जूम करोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे एटम्स होंगे, लाखों एटम्स। फिर उसमें से एक एटम पकड़ोगे तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद अब साइंस ये कह रही है कि आगे मैटर खत्म हो जाता है, आगे एनर्जी चालू हो जाती है। मतलब देयर इज अ पॉइंट जहां पे मॉलिक्यूल एंड हो जाता है और एनर्जी चालू हो जाती है। मतलब वहां पे मॉलिक्यूल और एटम यानी पदार्थ यानी पार्टिकल खत्म हो जाता है। पार्टिकल को आप फर्दर जितना जूम करोगे, जितना ज्यादा पार्टिकल को जूम करोगे, एटम आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल का क्वार्क्स आएंगे। उसके बाद अब साइंस ये कह रही है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, पर साइंस ये कह रही है कि आगे क्वांटम रेल में अगर आप जैसे एंटर करते हो, क्वांटम लेवल पे आप जाते हो, तो वहां पे एनर्जी चालू हो जाती है। एनर्जी, जिसको हमने कहा है आयुर्वेद में प्राण। प्राण हमने पहले बोल दिया। तो प्राण शरीर की तरफ बोल रहे हैं, सिंपल है। ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकल को अगर आप जूम करते हो, तो पार्टिकल को जूम करते करते सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद और पार्टिकल्स आएंगे, सब 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 सब, उसके बाद एनर्जी चालू हो जाती है। मतलब एक पॉइंट आएगा जहां पार्टिकल एंड हो जाता है। यहां तक एनर्जी तक साइंस पहुंच गई है। ठीक है। और उसके आगे संदीप ये कह रहे हैं एनर्जी के बाद और एनर्जी आगे ब्रह्म आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? साइंस कह रही है कि हमें नहीं पता। साइंस कह रही है सिंगुलैरिटी होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे चल के एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जहां पे सब कुछ कॉमन मिलेगा आपको, क्योंकि भौतिक से जैसे आप ट्रांजैक्ट करोगे सूक्ष्म की तरफ, सब कुछ कॉमन दिखेगा आपको। और जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही यूनिकनेस दिखेगी आपको। जितना आप जूम आउट करोगे उतना यूनिकनेस दिखेगी, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल दिखेंगे। और जितना ही पार्टिकल्स को जूम करोगे उतना ही कॉमनैलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से आप सिद्ध हो चुका है कि आपके अंदर मॉलिक्यूल है, मेरे अंदर मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल मेरे अंदर एक्ट कर रहा है, सेम मॉलिक्यूल आपके अंदर है। तो हम तो मॉलिक्यूल्स है ना। हम यूनिक कैसे हो गए? हम यूनिक ऐसे हो गए कि मॉलिक्यूल्स जब मिलके एक जटिल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो वो जटिल ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से फंक्शन करता है, जिस तरीके से दिखता है, जिस तरीके से इसका स्पर्श होता है, सूंघा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन है तो मॉलिक्यूल ना। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि साइंस कह रही है कि एक बार जहां पे ये खत्म हो जाते हैं, पार्टिकल खत्म होता है, वहां से एनर्जी चालू होती है, जिसको हमने प्राण कह दिया। ठीक है। अब इसमें एक कमाल की चीज ये है कि इन सब में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है।
यानी अगर आप ध्यान से देखें, एक मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है मॉलिक्यूल की तरह, बिकॉज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड है, प्रोग्राम्ड है मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने, यानी उसके अंदर एक मेमोरी पड़ी है। बिना मेमोरी के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। वैसे एटम के अंदर एक मेमोरी पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर घूमेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन चिपक के रहेंगे, ये मेमोरी है भाई। बिना मेमोरी के प्रोग्रामिंग कैसे होगी? कुछ तो होगा ना कि बार बार इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही घूमना है, ये एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब अगर आप फर्दर नीचे आते जाओगे तो आप देखोगे हर जगह मेमोरी अप्लाइड है, एनर्जी में भी मेमोरी अप्लाइड है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जब कोई मरता है तो जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी वो डिलीट हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता, देयर इज नथिंग, कुछ भी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिसाइड। सेम चीज लाइक आइंस्टाइन का रूल अप्लाइड है इस पे। इफ देयर इज समथिंग इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई चीज है तो वो नष्ट नहीं करी जा सकती, उसको तोड़ा जा सकता है। तो मैटर पे तो आपको समझ में आता है, लेकिन जब मेमोरी पे बात आती है अप्लाई करने की तो आप कहते हो नहीं मेमोरी डिलीट हो जाएगी। मेमोरी डिलीट कैसे हो गई भाई? शरीर जल गया, शरीर जला तो शरीर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया, टूट गया। मॉलिक्यूल्स को जलाओगे तो फर्दर एटम में हो जाएगा, एटम थोड़ी जला दोगे। समझने की कोशिश करना, रेसिड्यू रह जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आप एटम को भी जला दोगे तो उसका, वैसे एटम जला नहीं सकते आप किसी भी चीज को, कोई भी सॉलिड चीज को जलाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख लेना ध्यान से, किसी भी सॉलिड चीज को आप जलाओगे तो जब कोई शरीर जलता है तो कुछ तो हवा में उड़ गया। जैसे एक प्लास्टिक जलाओगे तो कुछ हवा में उड़ गया, कुछ उसका रेसिड्यू रह जाता है। तो मेमोरी कैसे डिलीट हो जाएगी? इन्वेस्टिगेट करो भाई, दिमाग लगाओ। अगर आप सारे कंडीशनिंग हटा के दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा आपको मेमोरी कैसे डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप मोटा मोटा समझें, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वासना जगत है। और अगर वासना है तो मेमोरी भी है, क्योंकि अगर मेमोरी है तो उसी के बेस पे तो वासना है। बिना मेमोरी के वासना कैसे? भाई मुझे याद ही नहीं कि मैं एक सिंगर हूं, तो वासना तो खत्म हो गई। मुझे याद ही नहीं है कि मुझे लेट से मुझे कुछ करना है, मुझे वो भूल गया मैं, तो वासना तो खत्म हो गई। तो जहां मेमोरी है वहां वासना, मेमोरी और वासना एक साथ आएगी। तो अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म ये नहीं कहता कि ब्रह्म के बाद सीधा शरीर है। अध्यात्म ये कहता है कि ना शरीर है, ना ब्रह्म है, और ना ही वासना है। तुम्हारी औकात है तो इन्वेस्टिगेट कर लो। अध्यात्म कभी उत्तर देता ही नहीं। अध्यात्म तो ये कहता है कि भैया चैप्टर ऑफ सेल्फ, अगर आपकी औकात है, अध्यात्म कहता है इन्वेस्टिगेट करो। अध्यात्म कुछ, वो तो आगम प्रमाण दे दिया, उपनिषद में लिख दिया कि ब्रह्म की क्वालिटी क्या होती है, ब्रह्म कैसा होता है, हमें समझने के लिए आगम थ्योरी, आगम दे दिया, क्योंकि वो भी जरूरी है भाई, कनेक्टिंग द डॉट के लिए जरूरी है। वो रिसर्च कितनी आ रखी पहले हम पढ़ना पड़ेगा। अब वो रिसर्च हमने पढ़ी, अब हमको साबित तो नहीं हो रहा, कोई प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते। प्रत्यक्ष हो जाता तो भाई ये सवाल ही नहीं आता रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता। तो हमें अनुमान प्रमाण से पता लगाना पड़ेगा। तो आप अगर देखें एक एक कण के अंदर वासना है, वो कण जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो प्रोग्राम्ड है जिस तरीके से, उसी तरीके से वो बिहेव करेगा वो मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि तू इस तरीके से है तो तुम मॉलिक्यूल है, तू इस तरीके से बिहेव करेगा। कार्बन का है तो कार्बन करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन करेगा, और एटम है उसके अंदर भी है कि भाई तू इस तरीके से बिहेव करेगा।
अगर आप देखें ध्यान से, आप कहोगे एटम्स क्या यूनिक होते हैं? नहीं, एटम यूनिक नहीं होता है। एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, पर उसी एटम से हम बने हैं, हम सब यूनिक हैं। तो जितना ज़्यादा आप ग्रॉस से सटल की तरफ यात्रा करोगे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ की यात्रा करोगे, तो उतना ही चीज़ें जो हैं वो कॉमनैलिटी में जाने लगती, कॉमन होने लगती, सिंगुलैरिटी में आने लगती हैं। मतलब इट्स लाइक वी। तो आप दो वी की दो लाइनें हैं, आप ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां से वी चालू हुआ है, वी फॉर वैन, जहां से वो चालू हुआ है वहां पे पॉइंट होगा एक। तो वी चालू ही हुआ है एक पॉइंट से, लग रहा है कि दो लाइनें हैं, दो लाइनें नहीं है, एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक पहले समझना जरूरी है। लेकिन बीच में और भी लेयर्स हैं, उन सारी लेयर्स का एक फंक्शन है। तो जब कोई मरता है तो पूरी तरीके से ब्रह्म में परिवर्तित नहीं होता है, उसकी वासनाएं रह जाती हैं। जो भी उसकी वासनाएं थी वो रह जाती हैं, और उन वासनाओं के अनुसार एक उसको शरीर मिलता है। तो क्योंकि ये वासना जगत है, तो बाकी और चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वासना पे ध्यान दिया जाता है। उस वासना को व्यक्त करना इस यूनिवर्स की एक टेंडेंसी है। ये यूनिवर्स बार बार बनता रहेगा, मिटता रहेगा, बार बार बनता रहेगा, बिकॉज उसको वासना व्यक्त करनी है। एक यूनिवर्स की खुद की वासना है कि मुझे प्लैनेट्स बनाने हैं, फिर प्लैनेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी खुद की वासना है कि मुझे ओवर पॉपुलेशन करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा वो भी यूनिवर्स करता है। लेकिन जो जीव है उसकी तो वासना रह गई ना, वो तो मर गया। फिर एक यूनिवर्स बनेगा, फिर उसमें ये जो पुरानी वासनाएं रीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये सब जो हो रहा है, एआई और ये सब पहले ही हो चुका है, पहले ही पिछले यूनिवर्स में ही हो चुका है। ये हो चुका है, आराम से, पॉसिबिलिटी है आराम से। और जब बार बार वो होता है तो हम लोग को आइडिया आता है ना एक, कि अरे ये आइडिया आ गया। वो आइडिया पुरानी जो स्पेस में मेमोरी पड़ी, उसी मेमोरी से आइडिया आता है। थोड़ा सा मिस्टिकल है ये भी थोड़ा समझना आपको, क्योंकि लॉजिक यही कहता है भाई, समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग। रूल है ना ये। तो आप कैसे बना लोगे यार, पहिया कैसे बना लोगे आप? पहले पहिया बन चुका है, मेमोरी स्पेस में पड़ी थी, वहां से लीक हो गई, आपको आइडिया आ गया पहिया बनाना है, आपको लगा मैंने पहिया बना। आपने नहीं बना, पहिया पहले बन चुका है। बेवकूफों की तरह चीजें रिपीट होती जाती हैं, हर 84 लाख साल बाद हर मर जाता है कोई ना कोई, फिर पैदा होता है, फिर यूनिवर्स पैदा होगा, फिर मरेगा। तो यही चल रहा है। तो अब अगर आपको प्योर ब्रह्म बनना है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं ब्रह्म हूं। आपको अगर ये समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो आप वासना से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है कि एंटरप्रेन्योर बनना, पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, इन सबसे ज्यादा मीनिंगफुल भी कुछ इस दुनिया में है, ये तो नौटंकियां चल रही हैं, वो है ब्रह्म, यानी सिंगुलैरिटी, यानी वी का वो पॉइंट। वो आपके मन में जब बड़ा हो जाता है, अभी आपके मन में वासना बड़ी है, इस वजह से आपका दोस्त आपकी बातें नहीं सुनता, वो भगवत गीता नहीं पढ़ता है। लोग भगवत गीता का टीकाकरण करते हैं, अपने मंदिरों में रखते हैं, कभी भगवत गीता पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको अपनी वासना में व्यस्त है वो, क्योंकि उनको यह लगता है कि वासना ज्यादा बड़ी है ब्रह्म से अभी। तो ब्रह्म को समझने का मतलब यह है कि ब्रह्म की मूलता जब बढ़ जाएगी आपके जीवन में, वासना से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति को वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य प्रवेश करने लगता है मनुष्य के मन के अंदर, मन के भीतर। धीरे धीरे जो है जटिल होता है वैराग्य, गहन वैराग्य में आदमी चला जाता है। फिर आता है महावैराग्य। इस स्थिति में आदमी को जीने की भी इच्छा नहीं होती है कि अब मुझे नहीं जीना है, हो गया बस। तो इस पॉइंट तक अगर आप आके जीते हो फिर, तो अब चाहे वासना रहे चाहे ना रहे, आपको कोई वासना रहेगी नहीं, क्योंकि टाइट वासना ही रहेगी कोई चीज। किसी भी चीज का टाइटनेस, कंपल्शन,
नहीं रहेगा आपके जीवन में। जैसे मेरे जीवन में मैं जब चाहूं इस टी शर्ट को उतार के फेंक सकता हूं, यानी किस वासना के टी शर्ट। आप मेरे से बोलोगे कि एक हफ्ते बाद मरने वाले हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं, मुझे कुछ नहीं करना भैया, नहीं मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे बोलता हूं ना कि एक हफ्ते मरने वाले हो, अरे मैंने तो अभी शादी नहीं करी, मेरे बच्चे नहीं हुए, मुझे तो ये करना था, मुझे पैसा कमाना था, मुझे अरिजीत सिंह बनना था, मुझे सोनू निगम बनना था, मुझे माइकल जैक्सन बनना था, मुझे तो ये जेफ बेजोस बनना था, मुझे ये करना, मेरे सपने, हाय मेरे सपने। सोचो जो सपने देख रहा है वो सो रहा है। सपने कब देखता है आदमी? सपनों की कोई मूल्यता है? जब आदमी सो रहा होता है। तो ये लोग एक्चुअली में सब सोए हुए हैं, सब सपनों में है। मैं बस कह रहा हूं कि सपनों को फॉलो करो, लेकिन एक हफ्ते बाद मरने वाले हो तो कुछ अंदर से ये ना रहे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, छोड़ के मर जाओ। इट्स लाइक कि बहुत दूर से कोई आवाज देगा, अरे पार्थ चलो आ जाओ, हो गया, हाँ सर आ रहा हूं। ये होना चाहिए, ये थोड़ी होना चाहिए, अरे पार्थ चलो आ जाओ, हो गया, अरे नहीं अभी ये करना, पागल हो गए हो, अभी क्यों आएंगे, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अरे मुझे नहीं जाना, अरे नहीं मुझे मेरे बच्चे, अरे मुझे बच्चों को बड़ा करना, उनकी शादी करनी, अरे मुझे ये करना, मुझे वो करना, अरे मुझे ये करना, मुझे, अरे पार्थ हो गया आ जाओ, ठीक है सर आ रहा हूं, खत्म। ये होना चाहिए। क्यों पार्थ आएगा? क्यों मैं आऊंगा? क्यों आऊंगा भाई मैं? क्योंकि मेरे लिए हमेशा से ब्रह्म बड़ा रहा है। मैंने अपने मन में, जब मैं जीवन में जी रहा था, जब मेरा कीमती समय था, तब मैंने अपने आप को यह पढ़ा दिया था, इसका आभास, इसका बोध हो गया था, इसकी अनुभूति हो गई थी कि मैं वासना से बहुत बड़ा हूं। इस वजह से लोग यहां पे आइडेंटिफाइड होते हैं वासना से, नाम ही रख देते हैं वासनाओं से। डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर सुनील कुमार, अरे उसमें भी पहले ही वासना आ गई, डॉक्टर। वासना ही तो है, और क्या है ये? मुझे डॉक्टर बनना है, अच्छा बन गए, लिखा डॉक्टर सुनील कुमार लगा। उसमें आप देखो हर जगह पहले ही पद से पहचाना जाता है। यहां पे आपके पास पद है, आपके पास पैसा है, जो लोगों के लिए मूल्यवान है, अगर आपके अंदर वो है, आपके पास वो है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि यहां पे वासना है आपके पास वासना है, उनके पास भी वासना है, तो उनके पास वो वासना नहीं, आपके पास वो वासना है, तो वो सर झुकाएंगे आपकी तरफ। तो बस ये समझना है कि मैं ब्रह्म हूं, कहीं जाना नहीं, कोई मोक्ष शोक्ष प्राप्त नहीं करना है। जब आपको अंदर अंदर समझ में आएगा, अच्छा मैं ये हूं, मैं क्या कर रहा था यार तब से, तो कोई डिजायर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, डिजायर आपके ऊपर कोई हावी नहीं होगा। डिजायर आप जूते की नोक के नीचे रखोगे, डिजायर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, तो सोसाइटी आके कहेगी, हाय भगवान बताओ, किराए पे रहता, अभी तक घर ही नहीं बनवाया। तो आप हंसोगे, आप कहोगे तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर जो है वो आपके पैरों के तले नीचे है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन लोगों को ना, लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। तो लोग आपको डिजायर के तले दबाना चाहते हैं, और आपका मन, आपकी कंडीशनिंग, आप खुद स्वयं अपने आप को डिजायर के तले दबाना चाहते हो। इस वजह से आत्मज्ञान का निर्माण हुआ था, जिससे आत्मज्ञान का उपयोग करके वासना को हटाया जा सके, वासना को नियंत्रित किया जा सके, वासना को रेगुलेटर बनाया जा सके। जब चाहो 1 नंबर पे कर दो, 2 नंबर पे कर दो, पंखा 3 नंबर पे कर दो, पंखा 4 नंबर पे कर दो। लेकिन यहां पे क्या है, पंखा 40 नंबर पे चल रहा है, और अगर बोलो पंखे को 2 नंबर पे करना है, तो कहेंगे भैया ये क्या होता है, हम नहीं करेंगे, हमें तो 40 पे ही चलाना। चलाते रहो, 30-40 साल चलाओ पंखा 40 नंबर पे, उसके बाद मर जाओ, उसके बाद मणिकर्णिका घाट चले जाओ, कह दो भैया काशी में जलेंगे तो उससे मोक्ष प्राप्त होती है। वो भी आधी शरीर जला के लात मार के नीचे फेंक देते हैं, उधर कुत्ते आके खा रहे हैं शरीर को। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और खवा भी रहे हैं, कह रहे मणिकर्णिका घाट पे कुत्ते खा रहे हैं, तो क्या कुत्ते भी भगवान का रूप है? वहां पे अगर कुत्ते भी खा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। जाओ मणिकर्णिका, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी अय्याशियां करो,
उसके बाद मणिकर्णिका घाट में चले जाओ, कौम को मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है जी। पूरी जिंदगी अय्याशियां करो, फिर आदमी मरने वाले हो तो बोल दो भैया राम राम बोलो मेरे कान में आके, हाँ राम 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 राम, मर गया। अरे राम बोला था मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे घंटा जी, ऐसे कैसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? वो खुद ही छोड़ने के रेडी। अभी उससे पूछो, हाँ सुनो जिंदा हो, हाँ 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 थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है। अच्छा एक काम करो, वो जरा एंजेलिना जॉली शादी करोगे? हाँ 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 अभी भी कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, बच्चा तुम्हारा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही, चलोगे तो उसकी शादी में? हाँ हाँ हमें शादी में जाना उसकी। कौन सी लड़की देखी है? लड़की सही है, ग्रेजुएट है लड़की, चिता पे लेटे हुए हैं, 2 सेकंड का टाइम दिया, तो उसमें भी लोग क्या बोल रहे हैं? शादी हो गई मेरे बेटे की। अबे घोंचू, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ था तुम यहाँ पे लोग ही वासनाएं पूरे करने के लिए आओगे? अपनी बेटी को तुम एक लुगाई दे रहे हो? ये तुम्हारा है कि मेरे बेटे को शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए? पूरी जिंदगी शारीरिक सुख उसके लड़कों को भी करा रहे हो और उस पर तुम प्राउड फील कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें, अनइंपॉर्टेंट चीजों को जो चींटी के समान इंपॉर्टेंट थी उसको तुमने हाथी के समान इंपॉर्टेंट बना दिया। एक नंबर के घोंचू लोग। तो अब क्या होता है? अब आपके पास कोई आके बोलेगा आत्मज्ञान हो गया आपको, आपसे आके बोलेगा भाई यहाँ पे वो क्या बोलते हैं मकान बढ़ रहे हैं फ्री में, जाओ एक मकान ले लो, लाइन में लगना पड़ेगा। आप कहोगे भाड़ में जाओ, नहीं ले, आप खुशी खुशी उसको त्याग दोगे। आपके घर वाले कोटा में हो, आपके घर वाले कॉल करेंगे 20 साल से तुमको पढ़ा रहे हैं IAS IPS बन के दिखाना, नहीं तो घर मत आना। आप कहोगे मैं आऊंगा ही नहीं, चाहे बनूं चाहे ना बनूं, रखो फोन। आप किसी लड़की से प्यार करते हो, उसका बाप आपसे कहता है आप तो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, हम आपको लड़की नहीं देंगे। आप कहोगे भाड़ में जाओ, रखो लड़की अपने पास, मैं जा रहा हूं। क्योंकि आपको पता है लड़की मिल जाए तो और सरदर्द, शादी हो जाए तो और सरदर्द। वो तो कर रहा था, चलो अच्छी लड़की थी, लेकिन बाप ने नाटक कर दिया बीच में, तो मेरा कंट्रोल, कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा आपको। आपके पास कॉल आएगा, आपके पास दोस्तों कॉल आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अमीर नहीं होगे, अमीर होगे तो अमीरों का भी एक उदाहरण सुन लो। कॉल आएगा आपके पास, देखो उसके पास कितनी सच्ची मित्रता है, आपके पास तो कोई सच्चा मित्र नहीं है, आप तो अकेले रह गए। आप कहोगे हाँ मैं अकेले रह गया, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यही तो मजा आ रहा है इसी में। क्यों? क्योंकि वासना ही नहीं है, क्योंकि आपने दोस्ती की सच्चाई देख ली, क्योंकि आपने मोहब्बत की सच्चाई देख ली, आपने हर एक डिजायर को टटोल के देख लिया कि यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ है, और फिर आपने आत्मज्ञान बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था, 20-30 साल की उम्र में ही प्राप्त कर लिया। अब पूरा जीवन आपका ऐसे बीते, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा आपको, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपको, कोई कंट्रोल है ही नहीं। बहन की शादी करनी है, अरे बहन की शादी करनी, अरे बाप रे बाप, कहां से लाएंगे बहन की शादी नहीं, वो कुंवारी रह जाएगी। आप पता क्या कहोगे? रह जाए हमसे क्या मतलब, हमें नहीं करना। अरे जाओ 20 लाख रुपए का कर्जा लेके आओ, शादी करो। नहीं करनी शादी, क्यों लेके आओ 20 लाख रुपए का कर्जा? आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्वतंत्रता की मूल्यता क्या है, आपको पता चल जाएगा कि EMI नहीं लेनी है, कर्जा नहीं लेना है वासनाओं के लिए, कोई चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा। क्यों? क्योंकि डिजायर जो है वो खत्म है, डिजायर की मूल्यता ही नहीं है ना। तो आपकी बहन कुंवारी रह जाएगी। हाँ आपके पास पैसा होगा, आप करवाओगे, लेकिन अगर आपके घर वाले कहने 20 लाख लगाना ही पड़ेगा, कर्जा लेके आओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, तो ये सब जिम्मेदारियां पूरी हमसे नहीं होंगी। आप कह दोगे हमसे ये सब जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी। अरे तुम तो नकारा हो, हाँ हम नकारा है। अरे तुम तो किराए पे रहते हो, हाँ किराए पे। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, हाँ ठीक है नहीं हुई। अरे तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, हाँ नहीं हुआ, मैं तो बांझ हूं, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। आप कहो क्या करना? आपके सारे डिजायर जो हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे। अब आप चाहो तो 40 पे पंखा घुमा सकते हो, 35 पे घुमा सकते हो, 30 पे घुमा सकते हो, 0 कर सकते हो, लेकिन अभी अगर नहीं करोगे, आत्मज्ञान नहीं हासिल करोगे, तो 40 पे रहेगा। और जिसको ये समझ में आ चुका है कि बाहर कुछ नहीं है, वही इस मार्ग पे आए,
हर आदमी ना है कि अरे पार्थ सर ने बताया क्या लाइफ होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई लाइफ नहीं होती। कितना कितना त्याग करना पड़ता है, और आप वो त्याग जो है आप उसको मूल्यवान समझ रहे हो, क्योंकि आपने ये लाइफ जो मैंने जिस तरीके से लाइफ मैंने बताई अपनी, आप कह रहे हो ये तो बड़ी अच्छी लाइफ है इनकी नहीं, आप अपने अंदर से देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि बाहर सुख नहीं है? फिर ऐसे धीरे धीरे, तो दिस इज, ये होता है पूरा। होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।